स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल मिक्सर का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का सवाल है। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पात्र में दो द्रव P और Q का अनुपात 7:4 है। में से 22 लीटर मिश्रण निकालकर उसके जगह 15 लीटर Q डाल देते हैं तो रेशियो 4:3 हो जाता है। शुरू में पात्र में कितना लीटर P था? ये देखिए P और Q का जो इनिशियल मिक्सर है वो 7:4 के अनुपात में है। इसमें से कहा गया कि आप 22 लीटर मिक्सर को बाहर कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप जो 22 लीटर निकाले हैं वो भी निकलेगा 7:4 में ही, और जो बचेगा वो भी रहेगा 7:4 में ही, क्योंकि कोई मिश्रण अपने अंतिम बूंद तक, आखिरी बूंद तक उसी रेशियो में रहती है, इस रेशियो में उसे मिलाया जाता है। अभी तो इस रेशियो में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, लेकिन अब क्या हुआ कि रिकवरी के रूप में आप 15 लीटर डाले, लेकिन क्या डाले? Q। तो मिश्रण निकाले थे तो मिश्रण में PQ दोनों निकला था, लेकिन आप डाले हैं सिर्फ Q, तो सिर्फ Q डालिएगा तो ये परिवर्तन हो ही जाएगा, और यही रेशियो बदलकर 4:3 हो जाता है। अब मेरा सवाल सिंपल सा है कि ये जो रेशियो में परिवर्तन हुआ किसकी वजह से हुआ? Q की वजह से। तो जिसके वजह से परिवर्तन हुआ उसमें चेंजिंग अच्छी बात है, जिसके वजह से परिवर्तन नहीं हुआ सेम होना चाहिए। तो 4 और 7 सेम है क्या? तो सेम करिए, और सेम करने के लिए 7 और 4 का एलसीएम 28, 28 बनाने के लिए 4 से गुना, 28 बनाने के लिए 7 से। सेम हो गया ना। तो सेम करने के लिए इसमें 4 से गुना तो यहां भी 4 से गुना, इसमें 7 से गुना तो यहां भी 7 से गुना। जैसे ही P को सेम किए ना, अपने आप पता चल जाएगा कि Q मिलाया कितना। पहले Q था कितना? 16, और अब है कितना? 21। तो 16 से 21 हुआ, कितना मिलाए? यही जो आप Q5 मिलाए हैं वो लीटर में 15 लीटर, तब तो एक रेशियो का मान 3 लीटर। अब देखिए 22 निकाले, अगर 22 ही डाल देते तो डालने से रेशियो बदल जाता, लेकिन वजन पहले वाला हो जाता, क्योंकि जितना निकालते उतना ही डाल देते। लेकिन इस बार निकाले हैं 22 और डाले हैं केवल 15। 15 रिकवर करने के बाद ये रेशियो ये बन गया। तो अगर यहां से मिश्रण निकालेंगे तो 7 लीटर कम आएगा, क्योंकि निकाले हैं 22 और डाले हैं 15, 7 कम डाले हैं ना, तो यहां से 7 लीटर कम आएगा। अगर यहां से मिश्रण निकालेंगे तो ई रेशियो बचा 22 निकालने के बाद, तो यहां आपको ओरिजिनल से 22 कम नजर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि टोटल मिश्रण हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। आप यहां से निकाल के देख लीजिए, 28 और 16 44, एक रेशियो का मान 3, तो 44 रेशियो का मान 44 गुने 3 यानी 132। 132 कब? 22 निकालने के बाद। तो 22 ले आइए, कितना हो जाएगा? 100। वही चीज यहां भी निकल जाएगा। 28 और 21 49, एक का मान 3 तो 49 का मान 147, लेकिन 147 कब? 15 डालने के बाद। तो निकाले हैं 22 और डाले हैं 15, कितना कम डाले? 7। 7 ले आइए, तो 7 जोड़ दीजिएगा तो 154। तो यहां से भी टोटल मिश्रण 154 आ गया, और यहां से भी आपका टोटल मिश्रण 154 आ गया। आपको चाहिए शुरू में P की मात्रा। तो देखिए P और Q का रेशियो 28:16 भी बोल सकते हैं और 4:7 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 28 और 16 से निकालते हैं तो बताइए P का वजन कितना? 28 कितना के मिश्रण में? 44 के मिश्रण में। तो टोटल 44 में अगर P है हमारा 28, तो बताइए टोटल 154 लीटर के मिश्रण में क्या होगा? 98 लीटर। यही आपका P हो। ठीक है। अब देखो किसी को ये समझ में अगर नहीं आया होगा तो इसी चीज को बेसिक से भी बना सकता है। रुकिए यहां देखिए,
पी और क्यू का अनुपात 7:4 था। इसमें से आप 22 लीटर जो निकाले हैं मिश्रण, मेरे दोस्त ये भी जो निकला है ना, ये भी जो निकला है वो 7:4 में निकला है। जिस रेशियो में मिश्रण रहता है उसी में निकलता है और उसी में बचता भी है। अगर आप यहां पर P देखें 7, Q देखें 4, तो 7 और 4 11, जो आप निकाले हैं कितना, एक रेशियो का मान, एक का मान 2 तो 7 का मान 14 और 4 का मान। अगर आप यहां अनुपात की राशि x मान लें तो आप ये कह सकते हैं कि शुरू में P 7x था और शुरू में Q 4x था। जब 22 लीटर निकाले तो 14 लीटर P निकला है और 8 लीटर Q निकला है। आते ना है, तो आप 22 निकाले तो P Q दोनों निकला, लेकिन वो जो आप रिकवर किए हैं 15 लीटर वो क्या, Q। तो Q रिटर्न किए हैं तो जुड़ेगा Q में, और अब इसी का रेशियो हो गया 4:। आप यहां से भी सॉल्व करिए, 21 और 16 तो हो जाएगा 5x। अरे तो लिख ही देते हैं बढ़िया से, 21x और -42, 16x और 7 चौके 28, 16 के घटेगा 5x, ये जाके जुड़ेगा 70, x का मान कितना 14, x का मान 14 तो 7x का मान 98। आप ऐसे भी इसे बना सकते, ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरीके से प्रयास किया आपको बता देने का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जितने भी लोग ऑफलाइन देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाओ। क्लास के जस्ट बाद बोर्ड पीडीएफ हम दे देंगे, एक एक सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश के 4 छलांग के बदले कुत्ता 3 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते का 2 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते और खरगोश के चाल का रेशियो क्या होगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको जब भी बनाना होगा तो लास्ट स्टेप देख लेना, पहले कुत्ता फिर खरगोश बोला है ना, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर में आप उसे यहां लिख लीजिए। उसके बाद समान समय का जो छलांग होता है वो पहले लिखिए। तो कह रहा है क्या, कुत्ता खरगोश के 4 छलांग के बदले खुद 3 छलांग लगाता है, यानी जितना देर में खरगोश 4 छलांग लगाता है उतना देर में कुत्ता। उसके बाद दूरी में समानता है, और दूरी में समानता यह है कि कुत्ता का 2 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, कुत्ता का 2 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। बस आप अच्छे से लिख दिए, के बाद सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों के इनकम का रेशियो 3, 7 और 4 है। इन तीनों के इनकम का रेशियो 3, 7 और 4 दिया हुआ है। साथ ही साथ इन तीनों के खर्च का जो रेशियो है वो हमारा 4, 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ना, सुनो, सबसे पहले कभी कभी खर्च और इनकम में कुछ सिमिलरिटी रहता है। यानी देखो, 3 कमा के कोई 4 खर्च कैसे कर पाएगा, कोई 4 कमा के 5 खर्च कर पाएगा नहीं। का मतलब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है एक दूसरे से। तो वैल्यू को चेक करो। ए 2400 के इनकम में 300 रुपए की बचत करता है, तो ए जिसका इनकम 3 दिख रहा है वो रियल में 24,000 नहीं 2400 दिया हुआ है। साथ ही साथ यहां देखो, अगर 2400 के इनकम में 300 की बचत करता है, इसका मतलब हम यहां से ए का खर्च निकाल सकते हैं। 2400 में कोई 300 बचत कर ले, इसका मतलब 2100 खर्च करेगा, यानी कि इसी ए का खर्च भी हम जानते हैं 2100 है। आप यहां देखिए, जब कोई रेशियो दिया रहे और उस रेशियो में किसी एक का मान मालूम हो
सब का मान तुरंत मालूम हो जाएगा। क्या कि आप यहां देखो ना, 800 गुना है 8 या 24, तो अगर ये 800 गुना है तो भी 800 गुना करना होगा और इसको भी 800 गुना करना होगा। तो जैसे ही 800 गुना करोगे ये तुम्हारा 3200 हो जाएगा। ये सी का इनकम है। इसके बाद 4 का मान 2100 है जो 525 गुना दिख रहा है। ये भी 525 गुना होगा और ये भी 525 गुना होगा, तो आपका 2625 आएगा। तो 2625 सी का खर्च हुआ। अब 3200 इसका इनकम हुआ। तब तो अगर कोई हमसे सेविंग पूछेगा सी का, क्या बोलेंगे? 3200 कमा के 2625 खर्च कर लिया, यानी 575 रुपए की बचत किया होगा। बहुत आसान है। आइए करते रहिए, काम करते रहिए, ठीक है। देखो इस चीज को ना ऑनलाइन वाले आप लोग भी एकदम दूर दूर तक फैलाओ इसको, ठीक है। जिस दिन मान लो कि क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल रहेगा, हमको लगेगा कि 1.5 घंटा में 50 क्वेश्चन हो सकता है, तो उस दिन हम 50 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन पढ़ाना मुझे 9 बजे तक है, 9 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए 3x की पावर 4 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है। तो बताइए a का मान क्या होगा? जानते हो, अगर x माइनस 2 इस बहुपद का एक फैक्टर है, मेरा फैक्टर का क्या काम है? जो मेरा फैक्टर होगा वो मुझे पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो आज अगर इसका ये एक फैक्टर है, ये इसको पूरी तरह से विभाजित करे। जब भी आपको फैक्टर दिया रहे, फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो यहां से शून्यक नजर आएगा और इसी शून्यक को आप उसमें बैठा दो। जैसे ही आप उसमें पुट करोगे ना, डिवीजन हो गया। मतलब ये समझिए कि डिवीजन क्या हो गया। अरे कोई किसी का फैक्टर है, फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, शून्यक आएगा, 0 जाएगा, और शून्यक का काम है बहुपद को 0 बना देना। तो x का मान 2 जब उसमें बैठाएंगे तो 0 बना देगा उसको। 3 2 की पावर 4 16 a प्लस 2 और 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 4। किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां माइनस a प्लस 2 इंटू 8, ये देखो 16 3 48, 48 में 8 गया 40, 40 उस पार जाके माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 4 पंचे 20, सॉरी 8 पंचे 40 और a का मान कितना आएगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो जैसे ये है ना, एग्जाम में जरूरी है कि डाटा के साथ क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा ऐसा, आपको पता होना चाहिए इसको बनाते कैसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। ये एक्स स्क्वायर है दोस्त, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स और प्लस 2 बराबर 0। जानते हो ये एक द्विघात समीकरण है। और एक अच्छी तरह से बात सुनो, अगर कभी भी मॉड के अंदर -3 है तो बाहर हम 3 लेके आते हैं, लेकिन अगर मॉड के अंदर कहीं पर x आपको दिख रहा है, यानी वेरिएबल दिख रहा है, और उसमें पॉसिबिलिटी बनेगा, ये बात याद रखना कि आप ये जो मॉड है, मॉड x का बराबर में कुछ भी दिया हुआ है, मान लो कि 1 ही दिया हुआ है कुछ भी, तो आप इसको ना एक बार प्लस ले सकते हो और एक बार माइनस ले सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो द्विघात समीकरण है, तो हमें एक समीकरण दिख रहा है, ये रियल में एक समीकरण नहीं है, दो इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर एक बार प्लस एक्स लेंगे तो माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 रह जाएगा, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां सुनिए, माइनस एक्स लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2 बराबर। जानते हो हमें इसने कहा कि बताइए सर इस समीकरण के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। अब थोड़ा रुको, समीकरण देखे नहीं, पावर 2 देखे नहीं कि सीधे कह दिए 2 सॉल्यूशन होगा। 2 सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये शब्द देख रहे हो, रियल सॉल्यूशन, ये खतरनाक होता है। यहां देखो, ध्यान इस बात का रखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसमें कभी भी विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो गया तो यहां पर 2 रियल सॉल्यूशन होगा। अगर विवेचक का मान 0 के बराबर होगा तो इस स्थिति में अल्फा और बीटा दोनों समान होता है, तो यहां एक रियल सॉल्यूशन माना जाता है।
और यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो यहां एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में रूट के अंदर माइनस दिखेगा। ये हो गया आपके रियल सॉल्यूशन की संख्या। तो जानते हो इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, इसको फाइंड करने से पहले आपको d निकालना होगा। आप d निकालो, बोलो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करो कि प्लस 3 का स्क्वायर करो, 9 ही होगा। 4ac, a के जगह पर देखो 1 और c के जगह देखो 2, तो 9 में से 8 गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां d का मान 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो कितने रियल सॉल्यूशन, तो 2 रियल सॉल्यूशन इसका भी होगा और 2 रियल सॉल्यूशन इसका भी होगा। तो टोटल कितने होंगे, 4 सॉल्यूशन। यानी x का 2 मान यहां आएगा, 2 मान यहां आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 4 मान हो जाएगा। यह था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। मेरे दोस्त x का मान निकालने का टाइम नहीं है, बाकी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एग्जामिनेशन में उतना टाइम थोड़ी होता है। हमको सिर्फ पूछा सॉल्यूशन कितने होंगे, x का मान नहीं पूछा है। आप निकाल के देख सकते हो। देखो हमारा ये कहना है कि निगेटिव हो या पॉजिटिव रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर निगेटिव होता है इसको इमेजिनरी कहते हैं, ये हमारा इमेजिनरी है। ऐसा थोड़ी ना है कि -3 आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, बस ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अरे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आप लगाते हैं ना, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो वहां b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया तो रूट के अंदर निगेटिव दिखेगा, वहां हो जाएगा इमेजिनरी। एबीसी के पास 152, 171, 266 मार्बल्स है। उन्होंने इन मार्बल्स को ऐसे भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया जिनमें सभी भागों में समान संख्या में मार्बल्स हो, और इसके अलावे ना तो मार्बल्स हम ले सकते हैं और ना हम किसी को दे सकते हैं। बनाए जा सकने वाले भागों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। जैसे देखो फिजिक्स का किताब, केमिस्ट्री का किताब, बायो का किताब, 3 सब्जेक्ट का किताब है। कोई बोलेगा इसको स्टेक लगा लगा के रखिए दुकान पर, तो स्टेक लगा लगा के रखिए और ये ध्यान रखिए फिजिक्स हो तो केवल फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो तो केवल केमिस्ट्री हो। दूसरी बात, प्रत्येक स्टेक में किताबों की संख्या एक समान हो। तो बताइए कम से कम कितने स्टेक बनेंगे। तो ये जो वर्ड है ना कम से कम, तो ध्यान ये रखना कि कम से कम जब भी हमें पूछे तो हमें तुरंत दिमाग लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आज ही देख लो ना, मार्बल्स का ग्रुप बनाना है और कह रहे कम से कम भागों की कितनी न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब कम से कम ग्रुप बनाना है। तो कम से कम ग्रुप तब बनेगा जब हर ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा मार्बल्स रखेंगे। और याद रखना जिसके मैक्सिमम होने का सेंस आएगा HCF से डायरेक्ट वही आएगा, यानी यहां पर मौसो से डायरेक्ट आएगा क्या, हर ग्रुप में अभी मार्बल्स की संख्या। तब ना आप बताओगे कि कम से कम कितने ग्रुप बनेंगे। तो कम से कम ग्रुप तभी बनेगा जब ज्यादा से ज्यादा मार्बल्स हर ग्रुप में रखेंगे, यानी यहां HCF से हर ग्रुप में मार्बल्स की संख्या आएगा 152, 171। और अगर हम इसका HCF लेते हैं तो आज इसका HCF आ जाएगा 19। तो ये 19 जो है ना, ये हर ग्रुप में मार्बल्स है, हर ग्रुप में मार्बल्स है। अब देखो यहां पर 19 8 152, अगर हम 19 19 का ग्रुप बनाएंगे तो 152 मार्बल्स के कितने ग्रुप बनेंगे, 19 से इसमें भाग दो 19 से इसमें भाग दो 14। तो देखो हर ग्रुप में 19 19 मार्बल्स, लेकिन ग्रुप की संख्या कितना, 9 8 17 और 14 कितने 31। यही हो गया ग्रुप की संख्या। अगर इस ऑप्शन में 19 अवेलेबल होता तो बहुत आदमी 19 को भी मार दिया होता, और जो 19 को मार देगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 19 खोज रहे थे, हम समझ रहे हैं। हाँ HCF पढ़ाए हैं आपके बैच में, जाके देखिए 12 क्लास पढ़ाए हैं। ऐसा ऐसा मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है। देखो 15 सेमी
12 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिए आप लोग 15 सेमी और 12 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। उनकी उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड 18 सेमी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? सबसे पहले तो आप जानिए कि जीवा होता क्या है। किसी सर्कल में परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जब दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से कट करेगी तो ये देखिए, यही है दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा। ये दोनों का सेंटर है यहां और यहां। पहले आप ये जान लीजिए, सुनिए इधर, आप केंद्र को परिधि से मिलाइएगा त्रिज्या होगा, केंद्र को परिधि से मिलाइएगा त्रिज्या होगा, और यदि आपने इसको मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। आपको क्या लगता है, हम अगर इधर डॉट लाइन से त्रिभुज बना दें, इधर भी डॉट लाइन से इसको मिला दें, तो इसकी त्रिज्या अगर 15 है और इसकी त्रिज्या 12 है, तो क्या त्रिज्या सिर्फ इधर ही 15 होगा या इधर भी 15 होगा? इधर ही 12 होगा या इधर भी 12 होगा? आप जानते हैं इस त्रिभुज की तीनों साइड और इस ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होने के कारण एस सर्वांग समता प्रमेय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सर्वांगसम होता है, जिसके कारण ई ऑलवेज बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा बाइसेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी कॉमन कोड की लंबाई दिया है 18, तब तो ये हो जाएगा 9, और साथ ही साथ इसके बाइसेक्ट होने का जो ये राइट एंगुलर बाइसेक्ट होता है, जहां पर ये 15 और ये 9 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितने हो जाएंगे? 15 और 9, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि 15, 9 और 12 ट्रिपलेट होता है। अरे 9, 12, 15, 9, 12, 15 ट्रिपलेट है ना। लेकिन यहां से अगर यहां निकालना चाहिएगा, इस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज 12 है और परपेंडिकुलर 9 है, तो बताइए इसका आधार कितना होगा? रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, और ये हमारा 9 का स्क्वायर 81, 63, यानी कि 3√7। तो ये आपका हो गया 3√7, ये निकला 3√7। आपसे पूछा था केंद्रों के बीच की दूरी, तो अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो ये डिस्टेंस 12 और ये डिस्टेंस 3√7, यही आंसर होगा। ठीक है, हाँ। मेरे दोस्त ये प्रैक्टिस चल रहा है ना। आइए इसको देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या 342x 18y और 6 72 से विभाज्य है, y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपके पास 342, ये कलर ठीक नहीं है, ये आपका 3 है, 4 है, 2 है, x 18 y और 6, क्या बोला आपसे?
आपसे कहा ये 72 से विभाज्य है। अरे जो 72 से विभाज्य होगा वो तो आपका 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी लगाइए। 8 की डिविजिबिलिटी के अनुसार आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। साथ ही साथ आपसे क्या बोला है, y का सबसे बड़ा मान। याद रखिए इस जब भी कोई डिजिट गायब हो तो डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होगा, मिनिमम मान 0 होगा। तो जब बड़ा से बड़ा बोला है तो 9 से नीचे आओ, पहले 9 ही रख के देखो। 9 रखेंगे, 8 एकम 8, 12 8 96, बिल्कुल कट जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया। अब आपको डिविजिबिलिटी किसका लगाना है, 9 की। तो देखिए 3 4 2 x 1 8 9 और 6, 9 की डिविजिबिलिटी के अनुसार अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 3 7 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 9 भी कट गया, 6 प्लस एक्स ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब 6 प्लस एक्स ये हो चुका है, तो मुझे बताइए इसको किससे काटना है। तो 9 से तब कटेगा जब एक्स का मान 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया है कि x का मान 3 और y का मान 9। तो 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 36, और 36 का वर्गमूल 6। बफरिंग की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो हम भी देख रहे हैं। हो गया, ठीक है, बढ़िए। इसको देखिए, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष के बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दुगुनी होगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु क्या होगा। ऑप्शन से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको प्रोसेस से बताता हूं पहले। अब ये देखिए 2 कैरेक्टर है, एक अंकिता है और एक अनु है। क्वेश्चन के मुताबिक अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, अनु को x मान लो, ये x माइनस 2 हो जाएगी। सवाल हमसे क्या बोला, हमसे सवाल कहा कि आज से 4 साल के बाद अनु की आयु, अनु आज कितने की है, 4 साल बाद हो जाएगी x प्लस 4 की। फिर क्या बोला, 4 साल बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता, अंकिता अभी कितने की है, x माइनस 2, 3 साल पहले जाओगे तो 3 और हट जाएगा। 4 साल बाद अंकिता 4 साल बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु ये 2 गुने के बराबर है। तब तो यहां से हम x प्लस 4 देखेंगे, ये 2x और माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस x और ये माइनस 14, x का मान 14 हो जाएगा। x का मान जब 14 हो गया तो 14 माइनस 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत आसान था, बेसिक से भी, इसलिए मैंने बेसिक से ही करा दिया। इसको देखिए 44,000 रुपए को 3 भागों में इस तरीके से आप बांट दिए, अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग रेट के लिए। तो अलग अलग टाइम और अलग अलग रेट पर 3 भागों में इस प्रकार बांटे हैं कि तीनों भाग से मिलने वाला साधारण ब्याज इक्वल है। तो याद रखिए जब साधारण ब्याज इक्वल होगा तो हर भाग पर जो धनराशि लगाई जाएगी उसका रेशियो 1/R1T1, 1/R1T1, 1/R2T2 और 1/R3T3 होगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि अगर आपने T1 रुपया R1 रेट से T1 समय के लिए, T2 रुपया R2 रेट से T2 समय के लिए, T3 रुपया R3 रेट से T3 समय के लिए, इस तरीके से जब लगाया जाएगा और इस स्थिति में 2 चीज बनेगा, एक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल और दूसरा अमाउंट इक्वल। ये 2 केस बनता है। अगर आपसे ये कह दिया हर भाग से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है
तो प्रत्येक भाग पर लगाई गई धनराशि जो होगी 1/R1T1, 1/R2T2 और 1/R3T3 होगा। लेकिन अगर अमाउंट इक्वल बोलेगा तो इस स्थिति में प्रत्येक भाग पर लगाई गई धनराशि 1/100 प्लस R1T1 और 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3। आज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, इसलिए हम ये कंसेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे बताइए। पहला टाइम कितना है, रेट कितना है? अच्छा, तो आप ही बताइए, 1 मिनट ध्यान से। साधारण ब्याज हर साल एक समान होता है। अगर एक साल में 6% तो 2 साल में 12%, 1/, एक साल में 8% तो 3 साल में 24। फिर आप देखिए 1/, एक साल में 6% तो 6 साल में 36%। अब आप इसको स्टैंडर्ड रेशियो में ले आइए। 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो स्टैंडर्ड रेशियो में लाना होगा। 1, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 6 से गुना करना होगा। 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये एक का हिस्सा, बी का पार्ट, सी का पार्ट। हमें बोला है सबसे छोटा पार्ट, तो सबसे छोटा पार्ट यही ना है, तो डायरेक्ट हम P3 निकालते हैं। ऐसे तो आप देख लीजिए ना, तीनों मिला के देखिएगा तो 6, 3, 9, 2, 11 और यही तीनों मिला के लगाया है 44,000। तो 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000, तो बोलिए 2 बराबर 8,000। यही हुआ सबसे छोटा पार्ट। साउंड क्लियर नहीं है, बफरिंग हो रहा है, ये सब समस्याएं हो रही है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कल से सॉल्यूशन इसका। आप लोग एप्लीकेशन पे आ जाइएगा। अगर ये समस्या होगी तो फिर YouTube पे कैसे हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। संख्याओं का एक समुच्चय, एक सेट है। एक सेट का माध्य 8 है, दूसरे सेट का माध्य 15 है और दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो है 12.5। कहता जिन दोनों को एक साथ कर रहे हैं उस समुच्चयों में आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। आवृत्ति का मतलब पहले समझिए, एक समूह होगा उसमें कुछ संख्या होगी, दूसरा समूह होगा उसमें भी कुछ संख्या होगी। तो पहला समूह का माध्य इतना, दूसरा का माध्य इतना और दोनों का माध्य इतना। तो अलग अलग माध्य, कंबाइंड माध्य, यही एलिगेशन है। एलिगेशन लीजिएगा तो दोनों में आवृत्तियों की संख्या आ जाएगा, मतलब दोनों ग्रुप में कितने कितने नंबर हैं उनकी संख्या का रेशियो आ जाएगा। बताइए, पहला ग्रुप का माध्य कितना है? 15, 8 है, सॉरी, पहला का माध्य 8 है, दूसरा का माध्य 15 है और दोनों का एक साथ अगर माध्य देखें तो ये हमारा 12.5 है। अब आप यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 4.5, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2.5, यानी यहां से देखें 5 × 5 = 25 और 5 × 9 हो गया होगा। आइए इसको देखिए, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी, 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी तथा सी को 4 और 6 महीने के बाद व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को इस रेशियो में बांट दिया तो बी और सी के निवेश में अंतर क्या होंगे। पहले तो ये देखो, व्यापार में ए का इन्वेस्टमेंट दिया है, बी सी के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस मांग रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप है,
आपको ये पार्टनरशिप में पता होगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करेंगे तो ये हमारा लाभ आएगा, और यदि हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो हमें लाभ में क्या करना होगा, टाइम से भाग देना होगा। तो पहले लाभ को आप ऊपर लिखिए, तीनों के लाभ का रेशियो दिया है 1:4:5। अब तीनों के टाइम का रेशियो लिखिए, ए शुरू से अंत तक रहा तो 12 महीना, 12 महीना के बिजनेस में 4 महीना बाद बी आया है, इसका मतलब बी 8 महीना रहेगा। 12 महीने के बिजनेस में अगर सी 6 महीने बाद आया है तब तो 6 ही महीना रहेगा। आइए अब यहां पर आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो लीजिए, लाभ में समय से भाग दीजिएगा तो पूंजी आएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम इन्वेस्टमेंट 1/12 हो जाएगा, 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएंगे। इसे स्टैंडर्ड रेशियो में अगर लाना है तो 12, 6 और 6 का एलसीएम 12, 12 से गुना करो, 1/12 गुने 12 1 हो जाएगा, 1/2 गुने 12 6 हो जाएगा, 5/6 गुने 12 10 हो जाएगा। ये हमारा ए का पूंजी, बी का पूंजी, सी का पूंजी। ये जो ए का इन्वेस्टमेंट है ना, ये 54,000 दिया हुआ है, आपसे बी और सी के इन्वेस्टमेंट का अंतर मांग रहा है, तो दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 4। बताइए एक का मान 54,000 तो 4 का मान क्या होगा, 4 गुने 54,000 यानी 2,16,000। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। लड़का जब तक गांव में रहता है, अंडर 10 रहता है, तब तक गरीब मास्टर का इज्जत सम्मान करता है। जब कंपटीशन में आता है तबे मन हुआ तबे उठ के चल दिया। यही कारण है कि पैर का चप्पल खिया जाता है अब फिर भी रोडे पे चलते रहता है, यही सब कारण है। आइए देखिए, जाने दीजिए। तो बिना इजाजत का बाहर गया गया, देखिए है, हाँ तो आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। एक वस्तु को एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस मूल्य के 33.1/3 पर बेचा जाए तो उससे 33.1/3% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को ओरिजिनल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो क्या होगा। देखो 33.1/3 का ऐसे तो मीनिंग 1/3 होता है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 33.1/3% के लाभ का मतलब जब होगा तो ये 1/3 का लाभ होता है, और 1/3 के लाभ का मतलब हुआ सीपी कितना 3, ठीक है, छोड़ो न उतना। 1/3 के लाभ पर अगर कोई बेचेगा तो 3 की वस्तु 1 के लाभ पर बेचेगा, कितना पर बेचेगा, 4/3 पर बेचेगा। देखो हुआ क्या, हमें क्वेश्चन कहा कि एक आदमी अगर लाभ की बात करेगा तो ना लाभ, हम यहाँ हानि की बात कर रहे हैं। हानि तो क्या बोलोगे, 1/3 की हानि, यानी 3 की वस्तु 1 की हानि पर बेचेगा तो 2 पर सेल करेगा। क्या कोई दिक्कत है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जब अपने वस्तु को बिक्री मूल्य के इतना प्रतिशत यानी 1/3 पर बेचता है, जब बिक्री मूल्य के 1/3 पर बेचता है तो बेच करके उसे 2/3 की 1/3 की हानि होता है, और 1/3 की हानि का मतलब है कि बेच करके उसको सीपी का मिलता क्या है 2/3। 1/3 की हानि का मतलब है 2/3 मिलता है। तो एस बिक्री मूल्य के 1/3 पर बेचता है तो सीपी का 2/3 उसे मिलता है। 3 से 3 आपका कट गया, ये आपका एसपी और अपॉन सीपी हो गया 2/1। आप इसको अगर 100-200 कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीपी 100 है और एसपी 200 है। अब सवाल हमसे कहा
कि अगर इस एसपी के 60% पर हम बेचें तो हमें कितने का लाभ होगा। तो 100 का चीज 120 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। अरे प्रतिशत लाभ ऐसे ही ना निकालते हैं। लाभ हुआ कितने का, 20 का, इस पर 100 पर इंटू %। काम करते रहिए, प्रयास मेरा रहेगा कि आपका सब कुछ सही हो। चलो आगे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखो, यूनिट डिजिट मांग रहा है। जब यूनिट डिजिट मांगे तो यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी को हटा दीजिए, बाकी को हटा दीजिए। बाकी को जैसे ही हटाओगे तो ये 3 की पावर 24 नजर आएगा, यहां पर 7 की पावर 38 नजर आएगा और ये 6 की पावर 54 नजर आएगा। जानते हो किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 रहे, ठीक है, 5 और 6 रहे, इसकी पावर आप कुछ भी रख दो, बस 0 से बड़ा रखना, तो यूनिट डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। हो रही है, कर देखेगी ना, 6 की पावर कुछ भी तो 6 ही रहेगा। अब देखिए, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहे तो पावर में 4 से भाग देंगे, 3 और 7 है ना, तो पावर में 4 से भाग देंगे। यहां रिमाइंडर कितने होंगे, 2, और यहां रिमाइंडर देखेंगे 4 छके 24, रिमाइंडर 0। और याद रखना, पावर में 4 से भाग देने पर जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए इसे 4 से रिप्लेस कर देना और उस चीज को आप अपने बेस की पावर बना दीजिए। 7 की पावर कितना, 3 की पावर 4 81 इकाई अंक 1, 2 का 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 6, 6 और 1 7, 7 माइनस 9 हो जाएगा -2। और जब भी यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो लास्ट में 10 ऐड कर देना, 10 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, आंसर हो गया। यूनिट डिजिट निगेटिव हो जाएगा तो 10 ऐड कर देना है। ये टेस्ट प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे चलता है, ठीक है, को दिक्कत हो रहा है वो एप्लीकेशन पे आ जाना। 99 रुपया वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम का प्राइस है 99 रुपया और एक वॉल्यूम में 20 सेट होता है। हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रेन एक्स, एक ट्रेन ने x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार किया। समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक आदमी जिसे 20 सेकेंड में पार किया, तो बताइए x का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर हम बताते हैं, एक रेलगाड़ी है जिसकी अपनी चाल x किलोमीटर पर आवर है, ये अपने ही डायरेक्शन में जा रहे एक आदमी जो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, 20 सेकेंड में पार किया। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जब ये ट्रेन इसको पार किया है तो 30 सेकेंड का टाइम लिया है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगा, तो कोई रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करता है तो उस क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है, यानी x माइनस है। अब आप कहिएगा, थोड़ा समझिए बात को, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा, क्रम में जो दूरी तय होगा वो दूरी कुछ और नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई होगा। और आप दूरी का एक डेफिनेशन जानते हैं, चाल गुने समय। अब देखिए, ट्रेन चल रहा है x की चाल से, व्यक्ति जा रहा है 6 की चाल से, जब दो चाल एक ही दिशा में जाएगा तो घट के काम करेगा, यानी x माइनस 6 की स्पीड से ये ट्रेन व्यक्ति को पार करने के क्रम में अपनी लंबाई पार किया है, कितना देर में,
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से ना कर दो। क्या इसमें कोई समस्या है? आप थोड़ा सा इसको समझिए। यहां सब लोग देखो भाई, ये ट्रेन व्यक्ति को पार किया तो अपनी लंबाई पार किया। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की चाल तो होती नहीं है, अपनी ही स्पीड से पार करेगा। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्लेटफॉर्म को पार किया है कितना देर में? 30 सेकेंड में। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। अब एक बात सुनो, क्या ये तो चलो व्यक्ति को पार किया तो अपनी लंबाई पार किया, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म को पार किया, ये अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार किया। तो अगर अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार किया है, मतलब खुद की दूरी भी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी, तो इसमें खुद की दूरी भी है और प्लेटफॉर्म की दूरी भी है। तो ऐसा करो ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दो, तब तो ये ट्रेन की खुद की दूरी हो जाएगा। अरे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपने साथ साथ में उसको पार करेगा, तो वहां जो दूरी तय होगा उसमें प्लेटफॉर्म भी होगा और ट्रेन भी होगा। अगर मैं प्लेटफॉर्म हटा दूं तो क्या बचेगा? ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म हटा दिया, ट्रेन हो गया। प्लेटफॉर्म हटा दिया, अभी ट्रेन हो गया। तो ये भी ट्रेन की लंबाई, ये भी ट्रेन की लंबाई, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा? सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां देखिए, ये 5x और -30/18 और इंटू में 20 है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं चाहता हूं सबको एक ही तरफ ले आऊं, एक ही तरफ ले आओ। 30 पंचे 100, x - 6/18, 30 पंचे 150 और बटे में 18x ले आओ इधर, बराबर उधर बचेगा -200। एलसीएम ले लो 18, ये तुम्हारा हो जाएगा 100x - 600 माइनस का 150x बराबर माइनस का 200। अब यहां से देखोगे भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 में 150 जाएगा, तो माइनस कॉमन कर लो 600, ये -50 बचेगा जो हो जाएगा +50x। और यहां देख लो 18 से इधर गुना होगा 3600 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस गया, 600 जाके घटेगा 3000, 3050 से कटेगा 60 बार में, x का मान कितना होगा? 8। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा ही पेचीदा था, थोड़ा सोच लेते तो बन जाता। हाँ, तो इस बैच को पढ़ाने के लिए अलग से 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन सेट करना, फिर उसको तैयार करना, डेली होता है काम, तो ऐसे ही हो जाएगा। बोले ना कि लगातार 3 महीना कर लो, 3 महीना कर लोगे तो 30 या 900 क्वेश्चन आपको दिखेगा। 900 क्वेश्चन जो है ना, किसी नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए काफी है। हटा दें, ये देखिए, यदि श्रृंखला x1 x2 x3 ... xn का माध्य 1 है, अब देखो ना, जो हमारे पास चरमान है ना उसका माध्य 1 है, प्रत्येक चरमान में k से भाग दिए हैं, तो माध्य में भी k से भाग हो जाएगा, यानी ये आपका जो माध्य 1 है इसमें भी k से भाग हो जाएगा, तो नया माध्य 1/k हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडी त्रिभुज एबीसी की आंतरिक कोण समद्विभाजक है, त्रिभुज नहीं है, एक कोण है। एडी कोण एबीसी का अंतः समद्विभाजक है। डीई को डी से होकर बीसी के समांतर बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, जो एसी को ई पर काट सके। एसी की लंबाई 12, तो ए की लंबाई क्या होगा? ये देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी आप जानते हो, जिस कोण का डिस्कस किया जाता है उसको कहां रखा जाता है? बीच में। तो आज एडी कोण एबी के समद्विभाजक पर लंब है, एबीसी।
कोण एबीसी के समद्विभाजक, एकदम ध्यान से देखना, के समद्विभाजक पर एबीसी के बाइसेक्टर पर एडी जो है ना, एडी वो परपेंडिकुलर है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एडी, एडी जो है वो एबीसी के बाइसेक्टर पर लंब है। अब इस डी से होकर बीसी के पैरेलल आप एक लाइन खींचिए जो एसी को ई पर काटेगा। डी से होकर बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचिए जो एसी को ई पर काटेगा। ये पूरा का पूरा एसी कितना है? 12। तो बताइए इस ए की लंबाई क्या होगा? आप बस एक काम कर लो, क्या आप इस एडी को थोड़ा आगे बढ़ा दो, यहां तक पहुंचा दो। जैसे ही आपने यहां तक पहुंचाया, अब आपको एक चीज यहां पर दिखेगा, थोड़ा समझिए मेरी बात। किसी त्रिभुज में, मैं बात ए बी और एम की कर रहा हूं, किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर, याद रखना इस दुनिया में केवल 2 ही त्रिभुज हैं जिसके एंगल बाइसेक्टर आधार पर लंब होता है। एक समबाहु है, एक समद्विबाहु है, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इस दुनिया में 2 ही त्रिभुज हैं जिसके कोण का समद्विभाजक आधार पर जाके लंब होता है। तो मेरे दोस्त, जैसे ही कोण का समद्विभाजक आधार पे लंब होता है, अरे एक स्ट्रेट लाइन है ना, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये रेखा पर 180 बनता है। तो कोण का समद्विभाजक अगर आधार पे जाके लंब है, तब तो या तो ये समद्विबाहु है या तो ये समबाहु है। ये समद्विबाहु हो या समबाहु, कोण का समद्विभाजक अगर आधार पे लंब है तो आधार को बाइसेक्ट भी, यानी कि यहां पर 1:1 में बट जाए। क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो चूंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आप जरा सा याद कीजिए मिड पॉइंट थ्योरम। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काटेगी। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो भाई 1:1 का मतलब है कि ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया, इसके पैरेलल खींच रहे हैं तो इसको भी मिड पॉइंट पे ही काटेगा। तब तो पूरा 12 जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ बुझाया कि नहीं? ठीक है, अगले सवाल पे आइए। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर आपको तो बोलबे किए हैं कि देंगे, तो फिर काहे परेशान है? देखते रहिए ना। सिर्फ जितना टाइम लिखने पर दीजिएगा, अगर आप उतना टाइम समझने पर दे देते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा। देखो, जब ए बी का रेशियो और बीसी का रेशियो दिया रहे, मतलब 2 चीज का रेशियो दिया रहे और दोनों में एक चीज कोई कॉमन नजर आए, तो जो कॉमन नजर आएगा उसको बीच में रखना है। ए बी का रेशियो दिया है 2:3, बीसी का रेशियो दिया है 3:, तो कुछ मेहनत ही नहीं करना है। तो देखो ना, जो दोनों में है वो क्या है? पहले सेम है, तो सेम करने की जरूरत कहाँ है? सीधे हमारा ये हो गया 2:3। ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान बैठा दो। वही चीज आपको चाहिए ए प्लस बी है, आपको चाहिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी और अनुपात सी प्लस ए। ए बी 5, बी सी 10 ना, और ए सी 9। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर। ये था 18 नंबर। आइए अब 19 नंबर पे चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या वाले प्रश्न में अगर संख्या ही पूछ ले तो ऑप्शन से बनाना। पहला लाइन लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है। इकाई का अंक दहाई का 2 गुना। बताओ, क्या इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है? इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है? इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है?
बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तो 3 गुना नजर आ रहा है, लेकिन इकाई का अंक बिल्कुल दहाई से 2 गुना है। आंसर हो गया। अगर पहले ही लाइन से छट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला लाइन पढ़ेंगे। अगला लाइन क्या लिखा है? उन दोनों के अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है। देखिए, हमें यह कहा है, यहां सुनिएगा, कि इन दोनों संख्या के योग में से, दोनों ये जो संख्या है ना, इसके दोनों अंकों के योग में से जब हम 2 घटा देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है। ठीक तो है? इस संख्या के दोनों अंकों के योग में से जब 2 घटाइएगा तो 4 न आएगा। आई जो 4 है वो 24 का क्या है? 1/6 के बराबर है। कुछ बुझाया? ठीक है। ए, बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर, सुनिए ये रेस का क्वेश्चन है, अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए, बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पे जब रहता है, बी उससे 12 मीटर आगे रहता है और सी उससे 18 मीटर आगे रहता है। आगे मतलब गंतव्य स्थान से भी कुछ आगे होता है। अरे गंतव्य स्थान मतलब फिनिशिंग पॉइंट, तो किसी रेस का फिनिशिंग पॉइंट जहां होगा तो वहां से आगे कुछ थोड़े होता है। तो जब एक फिनिशिंग पॉइंट हो, ए अगर फिनिशिंग पर है और बाकी 2 को आगे बोल रहा है, इसका मतलब वो पीछे है। लैंग्वेज का ये सेंस होता है, समझना। लेकिन जब यही रेस बीसी के बीच होता है तो बी इससे 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावक की पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है। एक ही चाल रहने का मतलब यह है कि जिस चाल से वो चलना आरंभ करता है, चाल कभी चेंज किसी का नहीं होता है। बताइए दौड़ कितने मीटर लंबी है? बताएं। देखो, यह है एक रेस। क्वेश्चन कहा कि जब ए फिनिशिंग पर रहता है तो बी उससे 12 मीटर पीछे रहती। बी 12 मीटर उसके आगे रहता है, तो यहां पीछे ही समझना। और सी जो है वो 18 मीटर आगे रहता है। फिर कहा, लेकिन सुनिए, जब यही रेस, सेम रेस, जब बी और सी के बीच होता है तो बी सी से 8 मीटर आगे। बी सी से 8 मीटर आगे कहने का मतलब हुआ कि जब बी फिनिशिंग पर रहेगा तो सी उससे 8 मीटर जो रेस यहां था सेम वही रेस यहां है। अगर रेस की लंबाई हम x मान लेते हैं तो आप बताइए, रेस की लंबाई अगर x है तो आप क्या बोलिएगा कि पूरा रेस अगर x लंबाई का है तो जितना देर में ए एक्स जाएगा उतना देर में तो बी यहीं तक रहेगा ना। तो फिनिशिंग से कितना पीछे, यानी x माइनस 12। तब तक पूछेंगे सी कितना जाएगा, तो पूरा रेस x का आया रहेगा 18 पीछे, तब तो x माइनस 18। जानते हैं, बचपन वाली रेस याद कीजिए, जब 100 मीटर की दौड़ होता था, 1 2 3 बोला जाता था, आप दौड़ जाते थे। कोई एक फिनिशिंग पर पहुंच गया, रेस उसी वक्त समाप्त हो गया। तो याद रखना, जब एक ही साथ सभी धावक दौड़ते हैं तो अगर किसी की हार, मतलब अगर कोई एक फिनिशिंग पर पहुंच गया तो सब वहीं रुक जाएगा। यानी रेस की समाप्ति तक सबके लिए टाइम कांस्टेंट होता है। और जब टाइम कांस्टेंट होते हैं तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। ठीक है, रेस की समाप्ति तक टाइम होता है कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है, इस बात को जो आदमी नहीं समझा होगा वो समझो। दोहराया तो मास्टर साहब सबको सेम टाइम पर थे, 2 मिनट में रेस समाप्त हो गया। एक लड़का फिनिशिंग पर पहुंचा, कह दिया स्टॉप, तो जो जहां है वहीं रुक जाएगा। आप बताइए, सेम टाइम पर चला था और 2 मिनट में रेस समाप्त हुआ, तो 2 मिनट तक तो सब दौड़ा ना।
इसलिए कहा जाता है कि रेस की समाप्ति तक सभी धावक के द्वारा लिया गया समय समान होता है। जब समय कांस्टेंट होगा, जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। सोचिए, अगर यहाँ BC है, अच्छा हाँ, जब रेस की लंबाई x माने हो तो जितना देर में BX जाएगा उतना देर में C कितना जाएगा, x से 8 पीछे रहेगा, यानी x माइनस। बताओ, हम यहाँ पर BC है और यहाँ भी BC को ही उठाएंगे। बताओ, जब टाइम कांस्टेंट, जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। यहाँ अगर हम कह दें कि B की चाल B और C की चाल C, तो B की चाल बटा C की चाल बराबर, जो चाल का रेशियो वही दूरी का रेशियो, तो B की चाल बटा C की चाल बराबर B के द्वारा तय की गई दूरी x माइनस 12 और बटे C के द्वारा तय की गई दूरी x माइनस 18। वही चीज हम यहां भी कर सकते हैं, B की चाल बटे C की चाल बराबर B के द्वारा तय की गई दूरी x और C के द्वारा तय की गई दूरी x माइनस। तो ए भी आपके BC का चाल है और ये भी आपके B के और C का चाल है, तो दोनों का LHS बराबर, तो RHS बराबर RHS जैसे ही बराबर करोगे x माइनस 12 बाय x माइनस 18 और ये x बटा x माइनस 8, सॉल्व करोगे x का मान 48 आएगा। लेकिन इस सवाल को हम ऐसे ना बना के, एक और तरीका है, हम उससे भी आपको बताते हैं। रेस है, घबराइए मत, ये सब रेस का ऐसा सवाल है तो बच्चा देखता है और सीधे स्किप कर देता है क्वेश्चन। समझिए, इधर क्यों उड़ा दीजिएगा। जब ए रहेगा फिनिशिंग पर, तो क्वेश्चन हमसे कहा कि बी रहेगा 12 मीटर। जब ए रहेगा फिनिशिंग पर तो सी रहेगा 18 पीछे। बहुत अच्छे। अब यहां देखिए, जब वही रेस BC के बीच होगा तो BC से 8 मीटर आगे है, यानी जिस समय बी फिनिशिंग पर रहेगा समय सी से 8 मीटर पीछे, तभी ना बी जीतेगा जी। ठीक, आप इन दोनों में एक चीज देखिए, जिस समय बी फिनिशिंग पर है उस समय बी और सी में कितने का डिफरेंस है। तो जिस समय बी फिनिशिंग पर उस समय सी 8 मीटर पीछे रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या आपको नहीं लगता कि मैं चाहूंगा तो बी को फिनिशिंग पर लेके जा सकता हूं। तो अगर हम यहां बी को फिनिशिंग पर पहुंचा दें तो अकॉर्डिंग टू उस फिगर के अनुसार कि जब बी फिनिशिंग पर जाएगा तो सी कितना पीछे रहेगा, 8 मीटर पीछे रहेगा। तो बी को हम जब फिनिशिंग पर लेकर जाएंगे तो सी यहां से थोड़ा आगे बढ़ेगा और कितना आगे बढ़ जाएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा कि बी और सी में कितने का फासला रह जाएगा, 8 मीटर का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। जब बी को फिनिशिंग पर ले जाओगे ना तो सी उससे 8 मीटर पीछे रह जाएगा। बताओ भाई, पूरा ये 18 था ना, इसमें 8 पीछे रह जाएगा, इसका मतलब दूरी तय होगा कितना, 10। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना देर में बी गया है 12 उतना देर में सी गया है। तो फिर आपका हो गया टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बी और सी के बारे में थोड़ा सोच लो, जितना देर में बी 12 उतना देर में सी 10। तो दूरी का अनुपात हो गया 6 अनुपात। अब बताइए जी, रेस को कंप्लीट बी फिनिशिंग पर जाएगा, मतलब क्या, हम बी से कंप्लीट करवाए हैं, तो जिसको भी फिनिशिंग पर हम ले जाएंगे उससे रेस कंप्लीट हो गया। तो अभी आप बी को ले गए हैं, मतलब बी से आप कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। तो बी जब रेस कंप्लीट कर रहा है तो दूरी तय कर कितना रहा है, 6, और उस समय सी कितना पीछे रह रहा है, सॉरी उस समय सी कितना दूरी तय कर रहा है, 5। तो जब बी फिनिश कर रहा है उस समय सी दूरी तय कर रहा है 5। तो आप ही बताइए कि बी जब फिनिशिंग पर है तो सी से कितना पीछे है, 1, और यही देखिए कितना पीछे है, 8। 1 बराबर 8 तो 6 बराबर, आंसर हो गया। याद रखिए, जो रेस को कंप्लीट करता है, मेरी बात सुनो लिखने से पहले, जो रेस जीतेगा वो पूरा दूरी तय करेगा, या यूं कहो कि जो फिनिशिंग पॉइंट पर होगा वही पूरा दूरी तय करेगा। तो फिनिशिंग पॉइंट पर किसको ले गए हो, बी को। तो यहां पर बी के द्वारा जो तय की गई दूरी होगा यही रेस की लंबाई होगा। रेस की लंबाई 48 मीटर।
मैथ पीजीटी का बैच लेना है, क्लास बताइए। पीजीटी आज मैं एक मिनट, पीजीटी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, पीजीटी कौशलेंद्र सर पढ़ाते हैं, और उनके बैच का टाइम क्या है ये ऑफिस में न फोन करके आपको बताना है, ठीक है। और मैं पीआरटी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 ये 3 को मैं कवर करता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी मैं आपको टाइम बता दिया हूँ, एक एक मेंबर सबका अपना अपना दायरा है, अपना अपना क्वालिटी है। पढ़े? हाँ समझिए, 432 किलोमीटर वाले, सॉरी 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 है। 432 है टोटल, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? 5:4। बताइए 5:4 क्या बॉयज और गर्ल्स? लड़का 5 लड़की 4 टोटल 9 आया ही है 432। तो यहां से 9 चौके 36 और 9 है तो 48 पंचे 240, एक का मान 48, 5 का मान 240, एक का मान 48 तो 4 का मान 192। ये बॉयज हो गई, गर्ल्स हो गई। अब हमसे कहा कि कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तो लड़कों और लड़कियों का ये अनुपात हो जाता है। बताइए कितना नई लड़की दाखिला ली है? आप देखो, बॉयज है 240 और गर्ल्स है 192। क्वेश्चन हमें स्पष्ट कहा कि लड़का 12 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब लड़का 12 गो नया एडमिशन ले रहा है। लड़की कितना एडमिशन ले रही है नहीं पता है, एक्स मान लो। तो हमसे कहा कि इसी का रेशियो क्या हो जाता है? 7:6। यहां से देखोगे 1440 और 12 छके 72, इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 19 सते 133, 134 हो जाएगा, और ये अपना 7x हो जाएगा। अब 1440 में इसको घटा दो, ये हमारा 6 होगा, 13 में 4 गया तो 9 हो जाएगा, और प्लस में ये हो गया 72 और बराबर 7x। ये 6 2 8 और 9 7 16 बराबर 7x, x का मान हो जाएगा 20। हो गया होगा? आगे चलें क्या? इसको देखिए, 3 संख्या एपी में है, जिनका योगफल इतना गुणनफल इतना। बताइए अंक गणितीय श्रेणी में सबसे बड़ा कौन होगा? जब 3 संख्या एपी में होगा तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सवाल हमसे कहा कि तीनों का योगफल, ध्यान दो कि तीनों का योगफल 30 है, तब तो यहां से देखो डी से डी गया, 3a का मान 30 तो a का मान 10। फिर हमसे कहा इन तीनों का गुणनफल है 910, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट है 910। 910। अब आप बताइए a का मान a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में इंटू ए बराबर 900। आप जानते हैं a का मान कितना? 10, तो 0 से 0 गया। अब यहां देखिए 10 का स्क्वायर 100 अब माइनस डी स्क्वायर बराबर 91, 91 आके घटेगा 9, तो डी का मान होगा प्लस माइनस 3। बड़ी संख्या चाहिए, प्लस ही ले लो एक बार। देखो ना, सबसे बड़ी संख्या ए प्लस डी, यही ना बड़ी है, यही आपका लार्जेस्ट है। ए का मान आप 10 रख लो, डी का मान एक बार 3 लोगे प्लस में, कितना हो जाएगा? 13। यही बड़ी संख्या हो जाएगा। एपी के 3 पद अगर एपी में होंगे तो यही तीनों पद लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, समुद्र के किनारे एक टावर है, समुद्र के किनारे
एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति पाता है उसकी तरफ एक जहाज आ रही है, नाव, एक नाव जो आ रही है समुद्र इस टावर के लिए तरफ, ठीक है, और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति पहली बार उस नाव को देखता है तो 30 डिग्री के कोण पाता है। फिर वो कहता है कि 10 मिनट टावर की ओर 10 मिनट आने के बाद ये फिर से इसको देखता है, इस बार ये 60 डिग्री का एंगल पाता है। देखो अवनमन कोण बनता ऊपर है लेकिन अवनमन और उन्नयन बराबर होता है, इसलिए हम डायरेक्ट नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री। अब सवाल हमसे ये कहा तो बताइए कि 30 से 60 होने में 10 मिनट लगा है, तो बता दीजिए कि यहां से अब टावर के जड़ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से यहां आने में क्या टाइम लगेगा, बहुत आसान है, आप समझ लीजिए। सिर्फ जब एंगल इसका ये डबल हो तो बहिष्कोण थ्योरम का प्रयोग करना। इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण अपने बगल वाले कोण को छोड़ देता है और बाकी जो दो एंगल बच गए उनके योग के बराबर होता है। 60 है और ये 30, तो मजबूरी में भी 30 होगा, तब ना 30 और 30। किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो उसके सामने की भुजा भी बराबर। देखो 60 डिग्री के लिए लंब √3, आधार 1 और कर्ण कितने, और ये दो, तो ये भी क्या होगा बताओ, दो दूरी तय करने में 10 मिनट, एक दूरी तय करने में 5 मिनट, यानी ये दूरी तय करने में कितना लगेगा। अगर वहां से यहां आने का टोटल टाइम पूछेगा तो 10 और 5 15 आंसर होगा, लेकिन यहां से यहां जाने का टाइम पूछेगा तो 5 आंसर। क्या दिक्कत है, थीटा का मान लिख के भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत थोड़े है। आप ये देखिए ना 30 और 60 करिएगा, 60 के लिए लंब √3 आधार 1 होगा, 30 के लिए लंब 1 आधार √3 होगा, हैं, ये बराबर करिएगा, इसमें √3 से गुना तो इसमें भी √3 से करना होगा, पूरा 3 में 1 की 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये था आपका 23 नंबर। अब 24 नंबर पे आइए, a² b² c²। देखो ये मजेदार सवाल है, तुरंत हो जाएगा। a² b² c² 16 है, x² y² z² 25 है, xy yz और सॉरी ax by और cz का मान इतना है, बताइए इसका मान क्या होगा। 3 वेरिएबल abc में एक समीकरण दिया है, फिर x y z 3 अलग वेरिएबल में फिर एक ही समीकरण दिया है, अब फिर दोनों वेरिएबल को कंबाइन करके एक वैल्यू दिया है और इसका मान मांग रहा है। याद रखना, जब एक से ज्यादा वेरिएबल का प्रयोग करके समीकरण बनाए और उसमें एक ही समीकरण दे तो जितना समीकरण उतना का मान फिक्स होगा, बाकी को कुछ भी कह सकते। यानी आज ये जो आप देख रहे हो ना, तीनों का योगफल जो 16, आप इनमें से किसी एक को 16 कह दो, बाकी को कुछ भी कह दो। मान लो कि बी और सी को हम 0 कह रहे हैं, तब तो ए का मान क्या रखना होगा 4, तब ना 4 का स्क्वायर 16 होगा। उसी तरह से y और z को अगर हम 0 कह दें तो 25 तभी आएगा जब x का मान क्या कहना पड़ेगा, तो ना 5 के स्क्वायर 25 होगा। अभी आपने 2 काम किया ना, तो तीसरा इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आपने a को कहा है 4 और x को कहा है 5, देखो 20 आ गया क्या, dy तो 0 ही है, ये भी 0 ही है, यानी हमने जो किया है वो बिल्कुल सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई है, a का मान 4, b का मान 0, c का मान 0, x का मान 5, y का मान 0, z का मान 0। फाइनली आंसर 4/। ठीक है, हर सवाल को बेसिक से तोड़ के बनाना बहादुरी नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्या, आप यहाँ देखिए 16 तभी ना आएगा जब a को स्क्वायर करेंगे, a का मान 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तब ना 16 आएगा।
उसी तरह से यहाँ y x स्क्वायर है, जब हम y और z को 0 कहे हैं तब तो ये पूरा 25 किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान कितना 5। इस तरह से जब ये दोनों को 0 कह दिए हैं तो a स्क्वायर का मान 16, a का मान कितना, वही a का मान 4 और x का मान 5 यहाँ रखे हैं, तो e भी सेटिस्फाई हो गया। जब इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब मेरा जो ये मान रखना है वो सत्य है। अब वही चीज यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा रहेगा वैसा देख लेंगे, ठीक है ना। जब जैसी परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार अप्रोच करेंगे, ठीक है। आइए देखो, होता क्यों क्या है दोस्त, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं तो वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच लगाना पड़ता है, नहीं तो झूलते रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए 3 घंटिया 3 घंटिया 36 सेकेंड, 1 मिनट रुको, 3 घंटिया 36 सेकेंड 40 सेकेंड और 48 सेकेंड में स्वतः बजती है, ठीक है। तीनों को एक निश्चित समय पे हम बजा देते हैं, कितने टाइम के बाद ये फिर से पहली बार एक साथ बजेगी, जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 720 सेकेंड। 720 सेकेंड का मतलब, अरे भैया क्या ये 12 गुने 60 नहीं होगा, 60 मिनट बराबर 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ये टोटल क्या हो जाएगा, हो गया। अब इसको देखिए, ये अकेले किसी काम को करते हुए 27 घंटा में फिनिश करता है, और बी अकेले उस काम को करते हुए 54 घंटा में फिनिश करता है। लेकिन जब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करे तो 12 घंटे में फिनिश करता है। हमें कहा इस पूरे काम के बदले 4320 रुपए मिलता है, तो बताइए इसमें क्या हिस्सा होगा सी का। देखिए, जब सभी वर्कर एक साथ काम स्टार्ट करके एक ही साथ फिनिश करता है, तो इस स्थिति में एक साथ स्टार्ट किया एक ही साथ फिनिश किया, तो इस स्थिति में क्षमता के अनुपात में मेहनताना बांट दिया जाएगा। हालांकि आप काम के रेशियो में बांटिएगा तो भी यही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब थोड़ा देखो ना, अगर हम इन तीनों का रेशियो लेंगे तो क्या 108 नहीं होगा, 27 घंटा में 108 1 घंटा में, 54 घंटा में 108 1 घंटा में, 12 घंटा में 108 1 घंटे में। अब यहां देखिएगा तीनों जब एक साथ चला ना तो 12 घंटा में किया, यानी 12 घंटा ए भी किया, 12 घंटा बी भी किया, 12 घंटा सी भी किया। तो जब सभी समान समय तक काम किए हैं तो क्षमता के अनुपात में भी मजदूरी बढ़ जाएगी। बताइए ए का क्षमता, बी का क्षमता 2 और तीनों मिला के 9, और 9 में ये 6 हो गया तो ई कितना 3। अगर कोई सी के बारे में पूछेगा तो सी को क्या मिलेगा 3 मिलेगा, कितना में 9 में। तो बताइए 4320 में क्या मिलेगा। यहाँ 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 9 अठे 72, आंसर आएगा 1440। हो गया होगा, ठीक है। क्या दिक्कत हो रहा है क्या, अच्छा ठीक, बढ़िए। किसी काम को करने में ए और बी की क्षमता 3:7 है। ए और बी की इफिशियंसी का जो रेशियो है ये 3:7 है। हमें कहा एक साथ काम करने पर वे दोनों मिलकर उसी काम को 10.5 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क तो यही निकल जाएगा। क्षमता होता है एक दिन का काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में भी 7 काम, दोनों मिलकर एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम, खत्म होता है कितने दिनों में 10.5 यानी 21 बटा, इसका मतलब टोटल काम हो गया 105। अब इसी 105 को अब क्या बोल रहा है वो सुनिए, कह रहा सुनिए ना, आप दोनों से 8 दिन काम करवा लीजिए पहले, तो दोनों मिलकर एक दिन में 10, तो 8 दिन में 80। इसके बाद वो कह रहा है कि आप शेष काम का 60% ए से करवाइए, तो ए से करवाइए। टोटल 105 काम में 80 काम हो गया, बच गया 25। कहा बचे हुए काम का 60% काम
ए से अकेले करवाइए तो ए का क्षमता है कितना 3। अब आप बताइए 25 चौको 100 तो 60 ऊपर और 4 तिया 12 नीचे, कितना टाइम लगेगा? हो गया। आइए एक सवाल और है, उसके बाद 2 DI है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, हमारे पास एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ए बी सी और डी। अरे किसी भी नॉर्मल आदत को पकड़ने में साइंस के हिसाब से कितना टाइम लगता है? कम से कम अच्छा मान के चला जाए कि 21 ही दिन, अब तो वो थोड़ा कम हो गया है। अगर साइंस के हिसाब से 21 दिन टाइम लगता है किसी आदत को पकड़ने में, तो 21 दिन का मतलब है 12-15 सेट कम से कम। 15 सेट कम से कम आप दिमाग को शांत करके कीजिए, के बाद आपको आदत पड़ जाएगा ये काम करने की। और जैसे ही आदत पड़ जाएगा तो फिर कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रमाण देखना है तो हम एगो बुला के शॉर्ट्स नहीं बनवाएंगे, एक के बार में 100 आदमी को बुला देंगे जिसका सिलेक्शन हो गया है, वो आकर के आपको बताएगा कि हमको कितना मार्क्स आया है। अब फोटो देखना है तो जाइए, एक ज्ञान गुरुकुल पटना नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर फोटो रखा हुआ है कि किसका कितना सिलेक्शन हुआ, एग्जाम में कितना मार्क्स लाया है। वहां पर उसका साइट भी अवेलेबल है, वो आपको बताएगा। आइए देखिए, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं कि वो नौबत ना आए, है ना। आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो उसकी संख्या काफी हो गया है कि अभी भी एक पेपर हुआ है ना बिहार का। अरे नहीं हुआ है, देखो छोड़ो, सब भाषण नहीं देना है। ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर, यहां ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, यही एंगल दिया हुआ है आपका 60। याद रखना, किसी चतुर्भुज में किसी दो कोण का बाइसेक्टर अंदर में जहां भी मिलेगा, उस कोण का जो नाम मान होता है, अन्य दो कोण जो बच गए उनके योगफल का आधा होता है। तो ए और बी का मान कितना 64 बराबर ये सी और प्लस डी और बटे में 2 से गुना हो जाएगा 100, यानी सी और डी का मान 122। हो गया। अब अंतिम दौर शुरू करें, ऐसे भी हमारा 5 मिनट टाइम अभी बाकी है, हम टाइम के हिसाब से ही चल रहे हैं, सामने घड़ी लगा हुआ है। देखिए ये एक पाई चार्ट है, इसके अंदर वैल्यू डिग्री में लिखा हुआ है। ये क्या है पहले निर्देश पढ़ लीजिए। दिए गए वृत्त आरेख में एक कंपनी के विभिन्न कार्यालय ABCD E 5 गो ऑफिस है, 5 ऑफिस के बारे में बताया है। कहता है 5 ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का विवरण दिया हुआ है, यानी ए में कितने कर्मचारी हैं, बी में कितने, सी में कितने, डी में कितने, ई में कितने, सब डिग्री में लिखा हुआ है। आपसे कहा कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 है, तो पहला प्रश्न यहाँ है, उस कंपनी में उस कंपनी के कार्यालय की संख्या क्या होगी, यानी इस 5 कार्यालय में कितने ऐसे कार्यालय हैं जिनके कर्मचारी 350 और 650 के बीच में। कोई बात नहीं, तो सुनिए, जब डिग्री में इंफॉर्मेशन रहेगा ना तो पूरा मिला के 360, तो पूरा 360 डिग्री जो है ना वो कुल कर्मचारी को रिप्रेजेंट करेगा। 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी 1 डिग्री का मान अगर 24 है, सॉरी 3 डिग्री का मान अगर 20 है, तो 1 डिग्री का मान 20 बटे, फटाफट सबका निकाल दीजिए, बोलिए 90 डिग्री का मान 90 गुने 20 बटा 3 कितना हो जाएगा 30, 600 ना, तो 600 तो चलेगा, अरे बीच में चलेगा ना 600, इन दोनों के बीच में, तो बीच में तो आया है तो ये भी चलेगा। फिर 72 देखो, 72 गुने 20 बटा 3 480, ये भी चलेगा बिल्कुल। फिर देखो 54
तो 54 गुने 20/3, 18 18 दूनी 36, 360। ये भी बीच में आ गया, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये काफी बड़ा हो जाएगा। 126 गुने 20/3 ये हो जाएगा 400, 840, जो कि इसके बीच में नहीं चलेगा। और ये बहुत छोटा हो जाएगा, 18 गुने 20/3 ये हो जाएगा 120, और 120 भी नहीं चलेगा। तो 350, 650 के बीच ये है और ये है, यानी कितना? 3 कार्यालय ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों की संख्या 350 और 650 के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत 20 है, कार्यालय ई में महिला कर्मचारी की प्रतिशत 40 है, सी में महिला और ई में महिला का रेशियो क्या होगा? तो देखो यहां पर सी में भी हमें वोमेन ही चाहिए और ई में भी वोमेन ही चाहिए। और सुनिए, जब किसी चीज का रेशियो पूछे ना तो ओरिजिनल मान की जरूरत नहीं है, आप डिग्री में भी काम कर सकते हो। पहले आप ये देख लो कि सी और ई में डिग्री में कितना है। सी में 54 और डी में 90, तो सी में 54 और डी में कितने? ई में देखना है कि ई में देखना है? सी में 54 और ई में 72, ई में 72। पता है आपको, सी में टोटल कर्मचारी इतने और ई में टोटल कर्मचारी इतने, लेकिन मुझे तो महिला चाहिए। तो देखो ई में महिला कितना है? 40, ई में महिला है 40%, और सी में पुरुष कितना है? किसी एक ऑफिस में महिला और पुरुष दोनों मिला के 100%। अब 100% में पुरुष कितने हैं? तो 100 में 20 अगर पुरुष है तो महिला क्या होगी? 80 हो जाएगी। रेशियो लीजिए, 100 से 100 खत्म हो गया, 40 दूनी 80, 18 चौके 72, 18 तिया 54, 2 से 2 बार में कट गया, फाइनल आंसर 3 अनुपात। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। इस चीज को आप लोग फैलाइए अपने अपने दोस्तों में, ठीक है, सबको खींच खींच के लाइए। क्या? हाँ निकल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अपने अपने दोस्त मित्र को बताइए इसके बारे में, उस सबको खींच खींच के लाइए, सबको उसके मंजिल तक पहुंचा देना है। इस क्लास में जितना कैपेसिटी है उतना बच्चा को तो पहुंचाया जा ही सकता है। अरे कम से कम इससे तो ज्यादा सीट है ना एग्जाम में, बस।